गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं साइंस का, यानी जो हम लोग साइंस में लूसेंट से स्टार्ट किए हैं, लूसेंट को आधार माने, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट एनसीईआरटी से बताते चल रहा हूं। सभी कुछ क्लियर होगा, बस आप लगातार बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ये साइंस का तीसरा क्लास है, जिसमें ये गति का दूसरा क्लास है। गति का पहला क्लास हम लोग प्रक्षेप्य गति तक देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे उसके आगे से मेनली रूप से वृत्तीय गति देखेंगे, कोणीय वेग देखेंगे और देखेंगे न्यूटन्स का गति नियम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत यहां पे क्लियर करेंगे। न्यूटन का गति नियम के अनुसार बल का परिभाषा देखेंगे, मात्रक देखेंगे और साथ ही साथ बीमा फिर से दोहराएंगे ताकि याद हो जाए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए, कुछ त्रुटियां रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसे मैं धीरे धीरे सुधारूंगा। क्लियर है? आपको निश्चित रूप से पता चलेगा। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि लास्ट होते होते जो भी मैं लिखता हूं उसको एकदम याद करवा दूं, तो बोर नहीं होना है। 2-3 बार मैं बताऊंगा, वो मैं क्लियर करवाने का प्रयास करता हूं कि आपको पूरा याद यहीं पे हो जाए, फिर उसका वन लाइनर बने तो और याद हो जाए, फिर उसका ऑब्जेक्टिव बने तो आप 100 में 100 टेस्ट के रूप में लाएं और कमेंट करें कि सर मेरा टोटल सही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास, बहुत मजा आएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर से हम लोग फिजिक्स का ये पार्ट 3, जिसमें हम लोग गति पढ़ रहे थे। और गति को मैंने बताया था बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी क्लियर होंगे। तो यहाँ पे ये गति का दूसरा भाग हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला में सदिश अदिश पहचानने का आपको वेस्ट ट्रिक बताए थे। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था चाल, वेग, त्वरण, दूरी, विस्थापन, सबको डिटेल में देखा था। तो इसके पहले जो 2 क्लास करवाया गया फिजिक्स का, उसको जरूर देखिए। पहला में हम लोगों ने देखा क्या, मात्रक और बीमा, बड़ा ही बेस्ट तरीका से। आइए देखते हैं। अच्छा, थोड़ा उतना बेस्ट मेरा नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी है वो मैं देने का प्रयास करता हूं साइंस में कि 100% आपको समझ में आए। तो आइए सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं उससे। इसके पहले प्रक्षेप्य गति तक आपको पढ़ा दिया गया था कि प्रक्षेप्य गति में यदि अधिकतम दूरी तक आपको किसी वस्तु को फेंकना हो तो एंगल 45 डिग्री होना चाहिए और अधिकतम ऊंचाई तक तो 90 डिग्री, है ना। तो प्रक्षेप्य गति पढ़ा दिए थे। प्रक्षेप्य गति का मार्ग परवलयाकार होता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट्स को अपने माइंड में फिट करना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि एग्जाम का लेवल अब कैसा भी हो गया है, एग्जामिनर चूंकि ऑनलाइन एग्जाम होने से क्या है कि वो कहां से क्वेश्चन लाए पता ही नहीं चलता, इसलिए कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसलिए संपूर्ण तैयारी होना चाहिए, किसी को इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु, ये नाम से ही पता चल रहा है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। बोले सर ये तो नाम से ही पता चल गया कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करे, यहाँ पे कोई वस्तु है वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है तो इसको क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। क्लियर हुआ, वृत्तीय गति। तो एक याद हो गया, वृत्तीय गति किसे कहते हैं। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकता हूं वन लाइनर के रूप में कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसके गति को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया रहेगा वृत्तीय गति, कोणीय गति, बहुत सारे ऑप्शन दिया रहेगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा वृत्तीय गति। मैं क्लियर करते चलूंगा कि यहाँ से वन लाइनर कैसे बना सकता है। वन लाइनर क्लियर होगा तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। और आप में से कुछ विद्यार्थी कमेंट किए थे कि सर मात्रक और बीमा का वन लाइनर नहीं आया। तो जब 3-4 चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसका एक ही बार 100 या 200 वन लाइनर आएगा, फिर उसका एक ही बार 100 या 200 ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आप स्टार्टिंग से ही ऐसा तैयारी करिए कि टेस्ट में 100 में 100 आप मार सके। इसलिए मैं पहले ही बोल दिया था कि कॉपी तैयार करते चलना है, एकदम फिजिक्स का अलग कॉपी तैयार करते चलना है। तैयारी करना, जो भी क्षेत्र में काम करिए बेस्ट करिए। यहां देखिए, फिर से देखता हूं, वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो वृत्तीय गति कहलाता है। यहाँ ये वृत्तीय गति होती है एक त्वरित गति। ऐसा वन लाइनर क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वृत्तीय गति कैसी गति होती है। ऑप्शन में दे देगा त्वरित गति हो जाती है, अत्वरित गति होती है, मतलब तरह तरह का ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पर याद रखना है कि वृत्तीय गति होती है एक त्वरित गति। अब त्वरित गति क्या होती है, त्वरण के मतलब होता है वेग में परिवर्तन। तो ये जब चलेगी तो इसका दिशा बार बार चेंज होते रहेगा, दिशा बार बार चेंज हो गया, समझिए कि उसमें त्वरण आ गया। त्वरण मतलब गति में बदलाव को ही त्वरण कहते हैं, वेग में बदलाव को ही त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वृत्तीय गति चलेगा तो वो त्वरित होते जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज होते चला जाएगा, इसलिए वो कहलाएगा एक त्वरित गति। तो याद हो गया, वृत्तीय गति होती है एक त्वरित गति।
आगे पढ़िए, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को कहते हैं एक समान विरुद्धीय गति। अब यहां से भी क्वेश्चन बनता है, यहां तो एक पूछा कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर सीधा सिर्फ यही लिखा हुआ सिंपल से कि गति करता है तो उसकी गति को विरुद्धीय गति। लेकिन जब कोई वृत्त वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करता, एक समान चाल से चलते रहा, उसका चाल में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, तो वो कहलाएगा एक समान विरुद्धीय गति। और ये वाला याद होइएगा कि विरुद्धीय गति होती है एक त्वरित गति। बस आप कंसंट्रेट होकर देखिएगा ना, 100% आपको याद हो जाएगा यहीं पे। वन लाइनर में और याद हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में तो पूरे माइंड में छप जाएगा। और यही तो हम लोग संकल्प लिए कि लूसेंट अब अलमारी में नहीं दिमाग में रखना है। यहां देखिए एक समान विरुद्धीय गति हो गया। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है और बार बार पूछा जाता है कि डोरी से बंधे हुए पत्थर को तेजी से एक वृत्त में घुमाया जाता है। बचपन में हम लोग बहुत बार ऐसा किए थे कि पत्थर को ईंटा को बांध के हम लोग बार बार ऐसे ऐसे घुमाते थे, ठीक है ना। तो कहता है कि डोरी से बंधे हुए पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाए, ऐसे घुमाइए तो एक वृत्त ही बन जाएगा। घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी टूट जाती है तो पत्थर रैखिकता उड़ता है। कैसे उड़ जाता है? रैखिकता उड़ जाता है। उसमें बहुत तरह का ऑप्शन दिया रहेगा। तो हम लोग देखते होंगे कि ऐसे ऐसे घुमाते थे धागा में बांध के, तो कभी कभी टूट जाता था तो किधर जाता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन फिजिक्स में हम लोग को पढ़ना है कि जो पत्थर है वो रैखिकता उड़ जाता है, इसी दिशा में रैखिकता उड़ जाता है। फिर से डोरी से बंधे हुए पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाए, तेजी से वृत्त में घुमाया जाए और उसी समय डोरी क्या हो जाए? टूट जाए तो पत्थर क्या होगा? रैखिकता उड़ जाएगा। क्लियर हुआ? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बस आप समय दीजिए। विरुद्धीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसके गति को विरुद्धीय गति कहते हैं। विरुद्धीय गति कैसी गति होती है? एक त्वरित गति होती है। और जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से, मतलब उसके चाल में कोई परिवर्तन ना हो, समान चाल से चलती है तो वो एक समान विरुद्धीय गति कहलाती है। नाम से ही पता चला। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला VVI क्वेश्चन ये है कि डोरी से बंधे हुए पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी टूट जाए तो पत्थर रैखिकता उड़ जाएगा। क्या होगा? पत्थर रैखिकता उड़ जाएगा। माइंड में फिट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक कोणीय वेग। कोणीय वेग को एंगुलर वेलोसिटी आप बोल सकते हैं, कोणीय वेग, ठीक है। यहाँ विरुद्धीय गति को हम लोग बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन। इंग्लिश भी बता देता हूं लेकिन चलिए हिंदी हम लोग जानेंगे। कोणीय वेग, तो कोणीय वेग क्या है? तो वेग तो पता है कि वेग हम लोग किसे कहते हैं? समान, मतलब एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में जब कोई दूरी तय किया जाता है प्रति सेकंड तो उसको वेग कहते हैं। तो कोणीय वेग क्या है? तो कोणीय वेग में कोण आएगा, कोण के रूप में दूरी तय होगा। यहाँ देखिए, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण या कोई वस्तु, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण, जैसे ये देखिए एक वृत्त हो गया, यहाँ पर एक कण है। वृत्ताकार मार्ग पर एक गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितना कोण घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यह एक वृत्ताकार मार्ग है, यहां देख लीजिए वृत्ताकार मार्ग है, यहां से एक कण चलना शुरू किया और यहां पे चल गया। तो ये जो कण है उसके रेखा को जब हम केंद्र से मिलाएं तो ये जो कोण बना ये थीटा, और ये t सेकंड में, वैसे तो एक सेकंड में जितना कोण घूमेगा वो कोणीय वेग कहलाएगा, लेकिन यदि वो t सेकंड में थीटा कोण बनता है तो कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा, W को ओमेगा भी बोलते हैं, W के तरह ही ओमेगा होता है, तो ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। कोणीय वेग को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? ओमेगा के द्वारा। और ओमेगा बराबर होता है थीटा बटा टी। बोले क्यों सर? क्योंकि चाल बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटा समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो यहाँ पे कोणीय वेग बराबर कोणीय दूरी बटा समय होगा। और कोणीय दूरी किसे कहते हैं? जितना कोण तय किया जाए वही ना, जैसे यहाँ पर था यहाँ पे आ गया तो थीटा कोण, तो यहाँ कोणीय दूरी कितना हो गया? थीटा, और समय कितना लगा है? t सेकेंड। इसलिए कोणीय वेग बराबर, मतलब एक ही फॉर्मूला लगता है, वही दूरी बराबर चाल गुना समय, उसी से बन गया वेग बराबर विस्थापन, दूरी बराबर चाल बटा समय, सॉरी दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। उसी प्रकार से कोणीय वेग बराबर कोणीय दूरी बटा समय। तो कोणीय दूरी कितना तय किया है? थीटा। एक बार फिर से आएंगे, कोणीय वेग कहते किसको है? बिल्कुल याद हो जाएगा। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को, ये कण को वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाली रेखा
एक सेकंड में जितना कोण से घूम जाती है, एक सेकंड में जितना कोण से घूम जाती है, थीटा कोण से घूमे, उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। अब तो याद हो गया होगा यहां से यदि क्वेश्चन बनाता है इस प्रकार से कि वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कोई कण या कोई वस्तु जितना कोण से घूमती है या उसको जिस बिंदु पर वो पहुंचा है उस बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा जितना कोण से घूमती है एक सेकंड में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। और कोणीय वेग को ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है, कोणीय वेग को ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। इसलिए कोणीय वेग बराबर होगा कोणीय दूरी बटा समय यानी ओमेगा बराबर थीटा बटा टी, थीटा बटा टी। अब आइए, यदि कण एक सेकंड में एक चक्कर लगाती है तो कोणीय वेग यानी ओमेगा बराबर तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई गुना 1 लेंगे, क्योंकि देखिए एक सेकंड में एक चक्कर, तो एक चक्कर हम जानते हैं कि 2 पाई आर होता है, एक चक्कर में 2 पाई आर वो परिधि होता है, दूरी क्या बात है। लेकिन कोण कितना होता है? तो बोले सर एक चक्कर यदि लगाता है तो कोण बनता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री को हम 2 पाई लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री को लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन, क्योंकि 180 डिग्री क्या होता है? पाई रेडियन। तो ये एक चक्कर में 2 पाई घूम गया और समय लिया है 1 सेकेंड। तो हम सभी जानते हैं ओमेगा बराबर होता है थीटा बटा टी, तो थीटा का मान 2 पाई और टी का मान 1 सेकेंड। इसलिए यदि कण 1 सेकेंड में एक चक्कर लगाती है, 1 सेकेंड में एक चक्कर लगाती है तो कोणीय वेग 2 पाई होगा। यहां से एक न्यूमेरिकल के रूप में क्वेश्चन बन सकता है कि यदि कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर किसी वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है और वो 1 सेकंड में एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर मतलब 360 घूम गई 2 पाई, तो हम सभी जानते हैं कोणीय वेग ओमेगा बराबर थीटा बटा टी, थीटा हो गया 2 पाई और टी हो गया 1 सेकंड। तब बटा में 1 दीजिए चाहे नहीं दीजिए, इसलिए 1 सेकंड में जो दूरी तय किया वही उसका कोणीय वेग हो गया, तो यहाँ पर कोणीय वेग हो जाएगा 2 पाई। क्लियर। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आते हैं, यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाती है, वहां पर तो 1 सेकंड में एक चक्कर लगा रही थी, यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाती है तो ओमेगा बराबर 2 पाई n। बोले क्यों सर? क्योंकि ओमेगा बराबर 2 पाई तो एक चक्कर में हो गया, यदि 2 चक्कर रहता तो 2, देखिए ना ओमेगा बराबर 2 पाई कैसे सेकंड में, 1 सेकंड में एक चक्कर लगाया, यहाँ भी 1 सेकंड है मतलब बटा में टी होगा, लेकिन दूरी कितना हो जाएगा? तो एक चक्कर में 2 पाई, 2 चक्कर में 2 पाई गुना 2, 3 चक्कर में 2 पाई गुना 3, 4 चक्कर में 2 पाई गुना 4, तो n चक्कर में 2 पाई गुना n, और बटा में तो 1 ही सेकंड है। यहां भी देख लीजिए, यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाती है तो ओमेगा यानी कोणीय वेग बराबर, तो कोणीय वेग बराबर होता है क्या? थीटा बटा टी, तो थीटा 2 पाई तो 1 चक्कर में, यहाँ n चक्कर लगा रहा है तो गुना n, अब बटा में 1 सेकंड, इसलिए ओमेगा बराबर 2 पाई n। अब यहां से न्यूमेरिकल क्या बनाएगा कि यदि किसी वृत्ताकार मार्ग पर कोई कण कोई वस्तु 1 सेकंड में 5 चक्कर लगाती है तो कोणीय वेग बताइए। तो बोले सर 1 चक्कर में 2 पाई तो 5 चक्कर में 5 दूनी 10 पाई, 1 चक्कर में 2 पाई तो 6 चक्कर यदि लगाएगा तो 6 चक्कर लगाएगा तो 6 दूनी 12 पाई। क्लियर हुआ? वो हो जाएगा कोणीय वेग। यहां से न्यूमेरिकल बनेगा। स्पेशल फिजिक्स का अलग अलग न्यूमेरिकल पार्ट्स बाय पार्ट बताऊंगा, केमिस्ट्री का भी बस भरोसा रखिए, लगातार बने रहिए और दबा के शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ेंगे, हमारे अंदर एनर्जी आएगा, एक मोटिवेशन आएगा और मैं लगातार मेहनत करते रहूंगा। तो यहाँ पे हो गया, हम लोग फिर से देख लेते हैं कि कोणीय वेग किसे कहते हैं। मैं बार बार बताता हूँ, बोर नहीं होना, एकदम माइंड को कंसंट्रेट रखना। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितना कोण घूमता है कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग को ओमेगा से सूचित करते हैं। ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, थीटा हुआ मतलब कोण के रूप में तय किया गया दूरी। यदि कण 1 सेकंड में 1 चक्कर लगाती है तो ओमेगा बराबर 2 पाई, क्योंकि 1 चक्कर में 2 पाई होता है, बटा में 1। यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाती है तो ओमेगा बराबर 2 पाई n। यदि 2 चक्कर लगाती है तो 2 दूनी 4 पाई, 4 चक्कर लगाती है तो 4 दूनी 8 पाई। क्लियर? कोणीय वेग। अब यहाँ आइए इंपॉर्टेंट, यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाती है उसके द्वारा तय की गई दूरी होता है 2 पाई r n, क्योंकि इसका त्रिज्या यदि r हो तो हम सभी जानते हैं 1 चक्कर में परिधि के बराबर दूरी होता है। हम सभी जानते हैं कि 1 चक्कर किसी भी वृत्ताकार मार्ग पर 1 चक्कर बराबर होता है 2 पाई r, 1 चक्कर बराबर 2 पाई r। तो यहाँ पे अभी तक तो वेग देख रहे थे, अब दूरी का बात आ गया। तो बोल रहा है कि यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाती है, n चक्कर, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या? तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बराबर चाल गुना समय या वेग गुना समय। तो हम सभी जान रहे हैं कि कोणीय वेग होगा 2 पाई n, 2 पाई n। तो यहाँ 1 चक्कर में 2 पाई r होगा, 1 चक्कर में 2 पाई
r, और वैसा वैसा क्या चक्कर लगाया है, n चक्कर, तो इसलिए 2 पाई आर एन दूरी हो जाएगा, 2 पाई आर एन। 2 पाई आर एन को ही मतलब एक चक्कर में n चक्कर लगाता है, एक सेकंड में n चक्कर लगाता है, तो तय किया गया दूरी रेखीय चाल कहलाता है, जिसको भी द्वारा सूचित करते हैं। जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर, किसी r त्रिज्या वाले वृत्ताकार मार्ग पर, r त्रिज्या वाले वृत्ताकार मार्ग पर एक सेकंड में n चक्कर लगाता है, तो एक सेकंड में तय किया गया दूरी, हम सभी जानते हैं कि प्रति सेकंड तय किया गया दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल का डिफिनीशन बताया था ना, प्रति सेकंड तय किया गया दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल। तो यहाँ पर एक सेकंड में n चक्कर लगाता है, अब त्रिज्या r है तो 2 पाई आर एन हो गया रेखीय चाल, अर्थात v बराबर 2 पाई आर एन को हम लिखेंगे 2 पाई एन गुना आर, और 2 पाई एन को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। 2 पाई एन, यदि एन चक्कर लगा रहा है तो ओमेगा बराबर 2 पाई एन, यानी हम कह सकते हैं v बराबर ओमेगा गुना आर, v बराबर ओमेगा गुना आर। v क्या है, रेखीय चाल, और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, आर क्या है, त्रिज्या। यानी यहां से एक फॉर्मूला बन गया कि रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुना त्रिज्या, कोणीय चाल या कोणीय वेग जो भी बोलिए, रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुना त्रिज्या, रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुना त्रिज्या। क्लियर हो गया, याद रहेगा। बस एक बार 1 मिनट और रिवाइज करते हैं। पहला, वृत्तीय गति, जब वृत्ताकार मार्ग पर किसी गति से चलता है कोई वस्तु तो वो वृत्तीय गति कहलाता है। वृत्तीय गति होता है एक त्वरित गति। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलता है तो वो एक समान वृत्तीय गति कहलाता है। दूरी से बंधे हुए पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाए, एकाएक टूट जाए तो पत्थर रैखिकता उड़ जाएगा। क्लियर यार। कोणीय वेग किसे कहते हैं, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण, चलता हुआ कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितना कोण से घूम जाता है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग को ओमेगा से सूचित करते हैं, और ओमेगा बराबर थीटा बटा टी, थीटा बटा टी। यदि कण एक सेकंड में एक चक्कर लगाए तो ओमेगा का मान 2 पाई होगा, यदि कण एक सेकंड में n चक्कर लगाए तो ओमेगा का मान 2 पाई n होगा। क्लियर है। यदि कण एक सेकंड में n चक्कर लगाए तो उसके द्वारा तय दूरी, तो दूरी 2 पाई आर एन हो जाएगा, त्रिज्या r लिए है, इसी को रेखीय चाल कहते हैं। अर्थात v बराबर 2 पाई आर एन, इसको बांट दिए 2 पाई एन और r में, 2 पाई एन को ओमेगा लिखेंगे यानी v बराबर ओमेगा गुना r, v को रेखीय चाल लिखेंगे यानी रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुना त्रिज्या, रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुना त्रिज्या। आपने समय दिया, मुझे विश्वास है आपको 100% याद हो गया होगा। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं आगे। आइए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वीवीआई टॉपिक। बहुत सारा क्वेश्चन यहां से निकलने वाला है, वन लाइनर के रूप में मैं आपको समझाते चलूंगा, या तो हो जाता न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति नियम। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6-7 क्लास से ही साइंस में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं न्यूटन्स लॉ, लेकिन अभी तक भी क्वेश्चन आता है तो छूट जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। लेकिन आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज पढ़ने का नहीं है, पढ़ने का तो आपको बचपन से याद है, न्यूटन का गति नियम किसे कहते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय सभी नियम याद है, लेकिन क्वेश्चन कहां से बना के हम लोगों को कंफ्यूज कर रहा है ये जानना जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं। न्यूटन को तो हम जानते हैं कि फिजिक्स का पिता, भौतिकी का पिता, जो भी पितामह सब कहा दिए थे शुरू में ही। न्यूटन ने गति नियम का प्रतिपादन कब किया था, 1687 ईस्वी में, याद हो गया। न्यूटन ने गति नियम का प्रतिपादन किया था 1687 ईस्वी में। किस बुक के माध्यम से, तो प्रिंसिपिया के माध्यम से। न्यूटन ने अपने किस पुस्तक में गति नियम को प्रकाशित किया था, प्रिंसिपिया में। कब किया था, 1687 में। तो यहां से 2 क्वेश्चंस क्लियर हुए। पहला कि न्यूटन ने, पहला तो गति नियम किसने दिया, न्यूटन। तो न्यूटन ने गति नियम को कब प्रतिपादित किया, तो 1687 ईस्वी में। यह क्वेश्चन बना सकता है कि 1687 ईस्वी में न्यूटन ने किस पुस्तक के माध्यम से गति नियम को प्रतिपादित किया, तो प्रिंसिपिया के माध्यम से। यह प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है, न्यूटन। क्लियर हुआ। 2 अगला पॉइंट, न्यूटन के कितने गति नियम है, तो 3 है। न्यूटन के कितने गति नियम है, 3 है। अब हम लोग बारी बारी से गति नियम, उससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते चलेंगे। तो पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं न्यूटन के प्रथम गति नियम, फर्स्ट मतलब कि लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का प्रथम गति नियम देखते हैं। यदि कोई वस्तु, पहले से आपको याद होगा,
विराम अथवा गति की अवस्था में हो तो वह अपनी अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए। यही न्यूटन का प्रथम गति नियम। बाकी अपने अपने ढंग से परिभाषा लिखना है, लेकिन इसका मेन परिभाषा यही है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में वो रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यही न्यूटन गति का प्रथम नियम है। आप एकदम आम चलते हुए भाषा में भी समझ सकते हैं कि कोई वस्तु रखा हुआ है, कुर्सी है, टेबल है, वो वहीं पे रखा हुआ रहेगा। यदि कोई बच्चा कोई बड़ा उसे जाके धकेलेगा, ठेलेगा, तभी वो आगे या पीछे हो सकता है। ऐसा किसी भी वस्तु के साथ निर्भर करता है, ऐसा किसी भी वस्तु पर लागू होता है। सभी वस्तु पर जो दिख रहा है वो भौतिक वस्तु है। तो फिर से ये न्यूटन के प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु विराम अथवा गति की अवस्था हो, मतलब विराम मतलब रुका हुआ हो, कहीं पे बैठा हुआ या चल रहा, तो उसी अवस्था में रहना चाहेगा, अपनी अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। प्रथम नियम याद हो गया? जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही प्रथम नियम है। चाहे आप जैसे समझिए, जिस भाषा में अपने लैंग्वेज में समझिए कि न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या है, तो कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वो रहना चाहता है। चल रहा है तो चल रहा है, गति में है तो गति में, और रुका हुआ है तो रुका हुआ है, जब तक कि उसको पर हम बल नहीं लगाएंगे। जैसे कोई चलता हुआ वस्तु रुक जाता है तो ढोलाव पर कोई वस्तु है वो चलते चलते रुक जाता है, इसका मतलब वो घर्षण बल पर काम कर रहा है। तो हर तरह के बल हम लोग आगे देखेंगे। बल का व्यंजक द्वितीय नियम से प्राप्त होता है, वो द्वितीय नियम में हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रथम नियम है, जिस अवस्था में रहेगा उसी अवस्था में रहना चाहेगा जब तक कि बाह्य बल न लगाया जाए। प्रथम नियम। आइए, किसी वस्तु को अपनी वर्तमान अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। वही ये जो कहना चाह रहा है न्यूटन, उसी को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु को अपनी वर्तमान अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं? जड़त्व। ऑप्शन देगा, क्वेश्चन पूछेगा, किसी वस्तु को अपनी वर्तमान अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो जड़त्व कहते हैं। जड़त्व क्लियर है? मतलब कि वो गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा, यदि वो विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा। इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहा जाता है गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम। कोना कोना से क्वेश्चन निकाल के माइंड में फिट करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहा जाता है गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होता है बल की परिभाषा। न्यूटन के प्रथम नियम से परिभाषा होता है, मतलब प्राप्त होता है बल की परिभाषा। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं बल की परिभाषा क्या है। फिर से इसको हम दोबारा भी याद करेंगे। बल की परिभाषा क्या है? तो बल वह बाह्य कारक है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, उसी को बल कहते हैं। ऐसा हम क्यों लिखे चेष्टा? जैसे कि आप किसी वस्तु को धकेलना चाह रहे हैं, ठेलना चाह रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है आपसे ज्यादा ताकत की जरूरत है तो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आप परिवर्तन करने की चेष्टा तो किए। हो सकता है आप जितना ताकत लगा रहे हैं उतना में ही वो स्थान को परिवर्तन कर ले, तो आप परिवर्तित कर दिए। यानी कि बल की परिभाषा में कहता है कि बल वह कारक है, मतलब बाहर से उस पर लगाया जाता है किसी वस्तु पर, इसलिए उसको बाह्य कारक बोलते हैं। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है। क्लियर हुआ? ये बल का परिभाषा। और बल की परिभाषा मिलता कहां से है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से। आइए, बल है तो बल एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? तो एक सदिश राशि है। बल सदिश राशि है। बाकी जो बल का व्यंजक होगा, जो हम लोग देखे थे कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, मात्रक और बीमा में भी देखे थे, तो वो आगे चल के आएगा द्वितीय नियम में, क्योंकि द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो यहाँ बल है क्या है? एक सदिश राशि है। एसआई मात्रक न्यूटन होता है और बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। ये आपको मात्रक में हम बता दिए थे। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन बताए थे ना? क्या बताए थे? 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन और 1 डाइन बराबर 10⁻5 न्यूटन। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिर से, बल है एक सदिश राशि, एसआई मात्रक न्यूटन। बल का न्यूटन का प्रथम नियम अथवा जड़त्व का नियम, इसका कुछ उदाहरण हम देना चाह रहे हैं। न्यूटन का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम जो कह लीजिए। तो जड़त्व का उदाहरण हो सकता है, ऑप्शन में प्रथम नियम ना दे के जड़त्व लिख दे कि ये जो दिया हुआ है ये किसका उदाहरण है, तो जड़त्व का। तो यहाँ पर देख लीजिए न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का कुछ एग्जाम्पल। पहला, ठहरी हुई गाड़ी को अचानक चल पड़ने पर
यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं न्यूटन के किस गति नियम के कारण? प्रथम गति के नियम के कारण। यहाँ पे क्वेश्चन बन गया फिर से, ठहरी हुई गाड़ी को अचानक चल पड़ने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार। अब देखिए क्यों झुक जाते हैं। जैसे कि गाड़ी ठहरा हुआ है तो उसका जो नीचे वाला भाग है वो क्या है? ठहरा हुआ। आप भी ठहरे हुए, पूरा भाग ठहरा हुआ है जड़त्व में। गाड़ी चलना शुरू किया तो आपका पैर गाड़ी पर थमा हुआ, जड़त्व है, जमा हुआ। अब गाड़ी चलना शुरू किया तो नीचे वाला भाग गति में आ गया, लेकिन जो शरीर का ऊपर वाला भाग है वो आपका विराम अवस्था में ही है। तो नीचे वाला एक गति में आ गया, ऊपर वाला विराम अवस्था में है। दोनों साथ में गति में नहीं आ रहा है, विराम अवस्था में ऊपर वाला, जिसके कारण हम लोग गाड़ी जो नीचे वाला भाग ऊपर भाग जाता है, हम लोग इस प्रकार से पीछे की तरफ झुक जाते हैं। क्लियर हुआ? न्यूटन का प्रथम नियम। जब गाड़ी एकाएक चलने लगता है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। किस कारण? न्यूटन के प्रथम गति नियम के कारण, क्योंकि निचला भाग मोशन में आ जाता है, गति में, ऊपर वाला भाग विराम अवस्था में ही रहता है। दूसरा, चलती हुई गाड़ी को अचानक रुक जाने से यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। अब यहां से क्वेश्चन ऐसे भी बना था कि ठहरी हुई गाड़ी को अचानक चल पड़ने पर यात्री, ऑप्शन में दे देगा, रुके रहते हैं, चलते रहते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ठहरी हुई गाड़ी को अचानक चल पड़ने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, जबकि चलती हुई गाड़ी को अचानक रुक जाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। जैसे गाड़ी चल रहा है तो निश्चित है आपका पूरा शरीर भी उसी के साथ गतिमान है। अब गाड़ी एकाएक रुक गया तो नीचे वाला भाग जिस पर आप जमे हुए हैं वो रुक गया, लेकिन ऊपर वाला गतिमान ही है, इसलिए ही आगे की ओर झुक जाता है। तो दोनों क्लियर हुआ? गाड़ी एकाएक ठहर गया तो पीछे की ओर झुकेगा, मतलब ठहरी हुई गाड़ी एकाएक चलना शुरू किया तो पीछे की ओर झुकेगा, और चलती हुई गाड़ी एकाएक ठहर गया तो आगे की ओर झुकेगा। क्लियर हुआ? क्यों हुआ आप खुद सोचिए, खुद सोचिए कि जब ठहरा हुआ गाड़ी एकाएक चलेगा, नीचे वाला भाग चल दिया, ऊपर वाला ठहरा हुआ तो झुकेगा। यदि चल रहा है और रुक गया तो नीचे वाला भाग रुक गया, ऊपर वाला मोशन में है, तो इस प्रकार से झुक जाएगा। क्लियर हुआ? आप देखे होंगे कंबल या जो गद्दा बनाता है वो पीट पीट के बनाता है, तो पीटते समय देखते होंगे बहुत सारा वहां पे धूल कण उड़ते हैं, तो वो भी गति नियम के अनुसार वो धूल कण विराम अवस्था में होते हैं, उस पर बल लगाया जाता है, जिसके कारण वो अवस्था चेंज करते हैं और गति में आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं। तो कंबल को हाथ से पकड़ के डंडे से पीटने पर धूल कण झड़कर गिरता है, यह भी न्यूटन के प्रथम गति नियम। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम पूरा का पूरा क्लियर हो गया। उदाहरण के रूप में कि ठहरी हुई गाड़ी को अचानक चल पड़ने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, न्यूटन का प्रथम गति नियम। चलती हुई गाड़ी को अचानक रुक जाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, न्यूटन का प्रथम गति नियम। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल कण झड़कर गिरता है, न्यूटन के प्रथम गति नियम। क्लियर हुआ? आगे आइए संवेग के बारे में जानते हैं। संवेग, मोमेंटम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको बीमा वाला में भी बताए थे, मात्रक और बीमा में संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। तो यहाँ देख लीजिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को कहते क्या है? संवेग। आप क्वेश्चन ऐसा भी बनाने लगा, मतलब हर तरह के क्वेश्चन बनाता है, जैसा बनाता है उससे मैं आपको वाकिफ कराऊंगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट स्तर पर ही सोचता हूँ। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? ऑप्शन में संवेग रहेगा, गति रहेगा, चाल रहेगा, त्वरण रहेगा, तो क्या कहते हैं? संवेग। याद रखिएगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। या क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि संवेग किसका गुणनफल है? तो संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। ऑप्शन में अलग अलग चीज दे देगा, तो संवेग किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का। तो दोनों तरफ से याद हो गया, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का। आगे आइए, इस अर्थात इसको हम लिख सकते हैं संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग है एक सदिश राशि। मैं आपको सदिश अदिश पहचानने का हॉट ट्रिक बता चुका हूं। वह जिसमें लगा रहे वो सदिश होगा, जिसमें वह नहीं लगा रहे अदिश होगा। बाकी आपको 4-5 को याद करना था, जिसमें वह लगा है और वो अदिश है, जैसे द्रव्यमान, विद्युत धारा, दाबी सब। यहाँ देखिए संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। संवेग का ऐसा मात्रक, तो बोले सर जब फॉर्मूला याद है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो हम मात्रक भी निकाल देंगे और निश्चित रूप से बीमा भी लिख देंगे। तो हम सभी जानते द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान क्या होता है? केजी और वेग होता है मीटर प्रति सेकंड, तो केजी मीटर प्रति सेकंड। यानी संवेग का ऐसा मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब इसका संवेग की बीमा क्या होगा? तो बोले सर किलोग्राम मास होता है तो m, और मीटर लेंथ होता है तो l, और सेकंड नीचे में है तो सेकंड टाइम होता है t, लेकिन ऊपर चल जाएगा। यानी कि संवेग का बीमा m l t इनवर्स 1।
या mLT-1। क्लियर हुआ? बस अब 1 मिनट में फटाफट रिवाइज करते हैं। यहाँ पे तो माइंड में छपना चाहिए, फिर ऑब्जेक्टिव में और वन लाइनर में भी माइंड में छपना चाहिए। हर हाल में सिलेक्शन लेना है तो बोर नहीं होइए, जितना देर पढ़ाता हूँ आप पढ़िए, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। यहाँ ये न्यूटन ने गति नियम का प्रतिपादन कब किया था? सबसे पहले 1687 में न्यूटन ने गति नियम का प्रतिपादन 1687। न्यूटन ने अपने किस पुस्तक में गति नियम का प्रतिपादन किया? प्रिंसिपिया में। प्रिंसिपिया। न्यूटन के कितने गति नियम है? 3 है। प्रथम गति नियम आएंगे। न्यूटन के प्रथम गति नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम अवस्था में है तो वह अपनी अवस्था में ही रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन के प्रथम गति नियम यही है। किसी वस्तु को अपनी वर्तमान अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। याद रखना, न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहा जाता है गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होता है बल की परिभाषा। बल की परिभाषा। बल की परिभाषा क्या है? तो बल वह कारक है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था को बदलता है या बदलने की चेष्टा करता है। फिर से, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल है, बल एक सदिश राशि है और बल का SI मात्रक न्यूटन है। आगे, न्यूटन का प्रथम नियम अथवा जड़त्व का नियम का कुछ उदाहरण। ठहरी हुई गाड़ी को अचानक चल पड़ने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह हो गया प्रथम नियम का उदाहरण। चलती हुई गाड़ी को अचानक रुक जाने से यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, प्रथम नियम का उदाहरण। कंबल को हाथ से पकड़कर पीटने पर धूल कर उड़ते हैं, प्रथम नियम के उदाहरण। संवेग क्या है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। या संवेग क्या है, किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। या द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो संवेग कहलाता है। जैसे भी उलट पुलट के पूछे, अर्थात संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। संवेग एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड और इसका B mLT-1। क्लियर हुआ? जब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ उसी समय स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर करके लिखते चल सकते हैं। और जब भी मैं अगला क्लास के लिए जहां पर छोड़ूं, लूसेंट आपके पास बुक है, मैं लूसेंट को आधार मानता हूँ, बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट NCERT से बताते चलता हूँ और आगे भी बताते चलूंगा। इसलिए जितना तक रुके उसके आगे आपको रीडिंग दे देना चाहिए 2 से 3 बार। यदि रियल में चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो मन से पढ़िए, जितना भी देर पढ़िए, ठीक है ना। ये नहीं कि जहां इंटरेस्ट है, इजी इजी चीज आ रहा है वहां पे हम मन लगा दिए तो बार बार मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि इंटरेस्टिंग जगहों पे तो गधे भी ध्यान टिका देते हैं, सफलता तो बोरिंग जगहों पे ही। वहां पे आपको मेंटल पेन होगा थोड़ा सा, लेकिन उसको बर्दाश्त करना होगा, तभी हम लोग बाद में टेंशन मुक्त होंगे और सही लाइफ जी पाएंगे। क्लियर है? तो पहले जो होमवर्क दिया जाए उसको क्लियर कर लीजिए तो पढ़ने में मजा आएगा। फिर वन लाइनर, फिर ऑब्जेक्टिव, माइंड में छपना ही छपना है। इतना बलशाली है नहीं कि ये नहीं छपेगा, याद होगा ही होगा। तो क्लियर हुआ? ये हुआ प्रथम नियम और संवेग भी पढ़ लिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं हम लोग आगे न्यूटन का द्वितीय गति नियम। प्रथम गति नियम से जितना क्वेश्चन बन सकता था निचोड़ निचोड़ के हम लोगों ने निकाला, उसी प्रकार से द्वितीय गति नियम और तृतीय समाप्त करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। द्वितीय गति नियम है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। यही है न्यूटन का द्वितीय नियम। फिर से समझिए, यहीं से फार्मूला का निर्माण होगा बल का। इसी फार्मूला में बल छिपा हुआ है, इसी जो ये लाइन है इसी में बल का फार्मूला छिपा हुआ है। देखिए, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। किसी वस्तु के संवेग में तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। अभी आप पढ़े थे संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, सॉरी द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, और उसके परिवर्तन की दर हो तो बटा में और समय जाएगा, तो वेग से वो जो बन जाएगा समय एक और जाएगा तो वो त्वरण बन जाएगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण, तो वो बन जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। वही होता है बल का जो होता है व्यंजक। आगे हम लोग बताएंगे, लेकिन मेन इसी लाइन में छिपा हुआ इस गुण रहस्य बल का। फिर से, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। याद रखिए, प्रथम नियम क्या था? अब अवस्था, जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहेगा, प्रथम नियम। द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। फिर से, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर
उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। यही है न्यूटन के द्वितीय गति नियम। इसका अलग से कोई एग्जाम्पल नहीं पूछता कि उसे इससे व्यंजक प्राप्त होता है। आइए, संवेग में परिवर्तन होता है किस दिशा में? तो बल की दिशा में। क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हैं, संवेग में परिवर्तन होता है किस दिशा में? बल की दिशा में। न्यूटन के दूसरे गति नियम से प्राप्त होता है बल का व्यंजक। पहले गति नियम से बल का परिभाषा, द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक। तीन चीज क्लियर हुआ। फिर से आइए, न्यूटन के द्वितीय गति नियम है क्या? तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, उस पर परिवर्तन की जो दर होती है उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। और संवेग परिवर्तन जो होता है वो बल की दिशा, मतलब जिधर आप बल लगाएंगे उधर ही संवेग का परिवर्तन होगा। आगे कहता है न्यूटन के दूसरे गति नियम से प्राप्त होता है बल का व्यंजक। बल का व्यंजक है क्या? तो आइए, यदि आरोपित बल F हो, F क्यों लिखे? बल का इंग्लिश फोर्स होता है, फोर्स का कैपिटल लेटर ले लिए पहला वाला। बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A हो, त्वरण का इंग्लिश एक्सीलरेशन होता है इसलिए A लिए, एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो, द्रव्यमान मास होता है इसलिए m लिख दिए। फिर से आइए, यदि आरोपित बल F हो और बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A हो एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के दूसरे नियम से F बराबर होता है ma, यानी F माने फोर्स बराबर मास गुने एक्सीलरेशन, यानी हम कह सकते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल टाइप बाय टाइप जब बताऊंगा तो इसलिए बेस्ट तरीका से थ्योरी पढ़ा करिए। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। बल का एसआई मात्रक पहले बताए थे। द्रव्यमान क्या होता है? केजी, और त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसलिए ये वाला याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूटन तो इतना बार पढ़े होंगे कि आपको रटा ही गया होगा, लेकिन अब ऑप्शन में ये वाला दे देता है जो मूल पहले से है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को न्यूटन कहा गया। इसी को क्या कहा गया? न्यूटन, क्योंकि इस नियम को न्यूटन ने प्रतिपादित किया तो उसको सम्मानित करने के लिए न्यूटन कह दिया गया। जैसे दाब के जो होता है एसआई मात्रक पास्कल, जबकि पास्कल नहीं होता, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, आपको पता होगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उसको सम्मानित करने के लिए पास्कल कहा गया, उसी प्रकार से यहाँ न्यूटन कहा गया। लेकिन मेन होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उसी को न्यूटन कहते हैं। और इसका एक और मात्रक होता है डाइन, सीजीएस मात्रक। यहाँ देखिए, बल की बीमा, तो बोलिए सर बल की बीमा देखिए, केजी द्रव्यमान है तो मास को m लिखेंगे, मीटर लेंथ है तो l, और सेकेंड स्क्वायर को t स्क्वायर, लेकिन ऊपर जाएगा तो t-2, यानी बल की बीमा ml t-2 या ml t-2। आपको बीमा में भी बताया था और बोले थे जब आएगा तब पढ़ेंगे, याद नहीं कैसे होगा। यहाँ देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम अंग है किस नियम का? तो दूसरे नियम का। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि न्यूटन का प्रथम नियम अंग है किस नियम का? ऑप्शन देगा दूसरे नियम, तृतीय नियम, या दोनों नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन का प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। फिर से पढ़ते हैं, इस लाइन को याद करेंगे फिर से। न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। यही न्यूटन का द्वितीय गति नियम है। संवेग में परिवर्तन होता है किस दिशा में? तो बल की दिशा में। न्यूटन के दूसरे गति नियम से प्राप्त होता है बल का व्यंजक। बल का व्यंजक क्या है? यदि बल को F से, त्वरण को A से और द्रव्यमान को M से सूचित किया जाए तो F बराबर ma, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। अब द्रव्यमान का केजी, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो बल का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। बल का बीमा ml t-2। न्यूटन का प्रथम नियम अंग है दूसरे नियम का। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का तृतीय गति नियम, लास्ट। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही हो गया न्यूटन का तृतीय गति नियम। आप जिस पर जितना बल लगाएंगे उधर से भी बल लगेगा। इसी नियम को कहते हैं न्यूटन का तृतीय गति नियम। मतलब बराबर लेकिन विपरीत में बल लगता है, जिधर आप लगा रहे हैं आपके ऊपर लगेगा। इसी को कहते हैं न्यूटन का तृतीय गति नियम। कुछ एग्जाम्पल है, जिस प्रकार से प्रथम नियम में एग्जाम्पल था उसको याद रखना है। क्वेश्चन वहां से बनता है, यहाँ से बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना। देखते होंगे मूवी में भी दिखाता है इस प्रकार से, हालांकि वो डुप्लीकेट रहता है लेकिन फिर भी दिखाता है कि इस प्रकार से करके बंदूक चलाया जाता है। पूरा ताकत आगे की ओर लगाया जाता है ताकि धक्का लग के उल्टा चोट ना लगे। लेकिन फिर भी देखते होंगे कि सैनिक सीने से लगा के इस प्रकार से चलाता ताकि जो उसका बल आए इसमें वो थाम सके, उसको रोक सके, ठीक है ना। तो बंदूक चलाते समय पीछे की ओर जो धक्का लगता है न्यूटन के तृतीय गति नियम। आगे है
नाव से किनारे पर, नाव पर कभी चढ़े हो तो नाव से जब नदी के किनारे पे कूदे तो नाव थोड़ा पीछे धकला जाता है, मतलब पीछे चला जाता है। इसका रीजन क्या है? आप जिस बल से आगे बढ़े उस बल से नाव पीछे चला गया। ये हुआ न्यूटन के तृतीय गति नियम। रॉकेट का उड़ना, जितना तेजी से वो ईंधन पीछे छोड़ेगा उतना तेजी से आगे बढ़ेगा, उड़ेगा। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के तृतीय नियम। घोड़ा का तांगा खींचना, जैसे घोड़ा तांगा चल रहा है तो जितना जोर से मतलब पृथ्वी पर बल लगाएगा वो आगे की ओर बढ़ेगा, जितना जोर से पृथ्वी पर बल लगाएगा आगे की ओर बढ़ेगा। तो घोड़ा का टांगा खींचना भी किसका नियम है? कौन सा नियम है? तो न्यूटन के तृतीय गति नियम। क्लियर हो गया तृतीय गति नियम? एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यही न्यूटन का तृतीय गति नियम होता है। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना, न्यूटन के तृतीय गति नियम। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाना, न्यूटन के तृतीय गति नियम। रॉकेट का उड़ना या घोड़ा का टांगा खींचना, न्यूटन के तृतीय गति नियम। अब आप एग्जाम्पल नहीं भुलाइएगा। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहां से बनता है, क्योंकि संवेग संरक्षण का सिद्धांत आधारित है न्यूटन के तृतीय गति नियम पर ही, इसलिए यहां पर आ गया। संवेग संरक्षण का सिद्धांत है क्या? तो यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उसका संवेग नियत रहता है। टक्कर के बाद और टक्कर के पहले भी उसका संवेग नियत रहता है। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। मतलब किसी कण पर जब बाह्य बल नहीं लग रहा है तो संवेग जो उसका रहता है नियत रहता है, और यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत यहाँ संवेग संरक्षण का नियम आधारित है न्यूटन के तृतीय नियम पर। संवेग संरक्षण का जो आधारित है सिद्धांत न्यूटन के तृतीय नियम पर। बोले क्यों सर? यहां से डबल क्वेश्चन बना सकता है। एक तो देता है कि रॉकेट का उड़ना आधारित है, तो ऑप्शन में संरक्षण मतलब कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर, या संवेग संरक्षण का सिद्धांत नहीं देगा तो दे देगा न्यूटन का प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम। तो हम लोग को मारना है तृतीय गति नियम। तो यहां से डबल क्वेश्चन बनाएगा, रॉकेट का उड़ना न्यूटन का तृतीय गति नियम और संवेग संरक्षण का सिद्धांत दोनों पर आधारित है। अब उसी को कंफ्यूज करने में कभी कभी लिख देता है कि न्यूटन के मतलब रॉकेट का उड़ना आधारित है, तो लिख देगा रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रॉकेट का उड़ना आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, अब उसको रैखिक लिखे चाहे जो लिखे, और आधारित है न्यूटन के तृतीय नियम पर। आगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत आधारित है न्यूटन के तृतीय नियम पर, रॉकेट उड़ता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर या न्यूटन के तृतीय नियम पर भी हम लिख दिए। यहाँ देखिए अब आवेग आइए। इसके पहले हम लोग संवेग पढ़े थे, मोमेंटम, उसी से मिलता जुलता है आवेग, इंपल्स इसको बोलते हैं आवेग। अब आवेग क्या है कि जब कोई बड़ा बल, बहुत बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है, थोड़े समय के लिए कार्य करता है, तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बहुत बड़ा बल, जैसे कि बहुत बड़ा हथौड़े से कुछ पीटना हो तो आप हथौड़ा से इस प्रकार से मारते हैं फिर उठा लेते हैं, मतलब कुछ समय के लिए वहां पर बल लगा लेकिन बड़ा बल लगा, कुछ समय के लिए वहां पे बल लगा लेकिन बड़ा बल, और फिर दोबारा उस बल को आप लगाते हैं। तो ये दोनों में जो समय का अंतराल है उसको जब बल से गुना करते हैं तो वही कहलाता है आवेग। नहीं समझ में आया? फिर से, जब कोई बड़ा बल, एकदम सिंपल उदाहरण हथौड़ी ले लीजिए, हथौड़ी से आप किसी वस्तु को पीट रहे हैं या कुछ ठोक रहे हैं तो लगाए फिर उठाए फिर लगाए, तो वो जो समय अंतराल है उसको जब हम बल से गुना करेंगे तो वो आवेग कहलाएगा। यानी आवेग, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को ही आवेग कहा जाता है, अर्थात आवेग बराबर होगा बल गुने समय अंतराल। तो समय अंतराल भी तो एक तरह का समय ही हो गया, इसलिए आवेग एक सदिश राशि है, पहले भी बता चुके हैं। आवेग का ऐसा ही मात्रक, तो बोले सर बल का न्यूटन हो गया और समय अंतराल तो समय ही हुआ ना, समय अंतराल क्या हुआ? समय ही हुआ, तो उसका सेकंड होता है, इसलिए आवेग का ऐसा ही मात्रक हुआ न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। और आप जानते हैं कि न्यूटन का यानी बल का जो होता है वो होता है ml t इनवर्स 2, और उसमें एक और सेकंड t गुना होना है, तो इनवर्स -2 है और ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये जो होगा -2 में 1 घटेगा तो -1 बचेगा। यानी हम कह सकते हैं कि आवेग का जो बीमा होगा ml t इनवर्स 1 होगा, और आवेग का बीमा संवेग के बीमा के बराबर होता है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, ये मैं मात्रक और बीमा भी बताया था कि आवेग का बीमा किसके बीमा के बराबर होता है? संवेग के। संवेग के बीमा किसके बीमा के बराबर होता है? आवेग के, और दोनों का बीमा होता है ml t इनवर्स 1, जबकि बल की बीमा होता है ml t इनवर्स 2। फिर से 1 मिनट देखते हैं।
हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँगा, यदि इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मैथ्स पढ़ाने का स्पीड में आदत है, क्लियर है। लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि इतना बार बताया जाए कि माइंड में सेट हो जाए 100%, क्लियर है। अक्षर भी थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि मैथ पढ़ाने का आदत है, लेकिन पूरा साफ साफ आपको पता चल रहा होगा, बाकी तो सुधार हो ही जाएगा। फिर से एक बार बस रिवाइज कर लेते हैं। किसी वस्तु के द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, वो कहलाता है न्यूटन का द्वितीय गति नियम। संवेग परिवर्तन होता है बल की दिशा में, किस दिशा में? बल की दिशा में। न्यूटन के दूसरे गति नियम से प्राप्त होता है बल का व्यंजक। अब बल का व्यंजक क्या है? तो यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A और वस्तु का द्रव्यमान m हो, तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से होता है F बराबर ma, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। जब फार्मूला याद है तो एसआई मात्रक भी और बीमा भी पता चलेगा। तो बल का एसआई मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और या तो उसी को बोलते हैं न्यूटन। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन याद रखना, उसका सीजीएस मात्रक डाइन। बल का बीमा होता है ml 3/2। कैसे लिखे आपको पता ही होगा। न्यूटन का प्रथम नियम अंग है दूसरे नियम का ही, ऑप्शन में तीसरा नियम भी दे सकता है। न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया, यही तृतीय नियम है। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण। ये सब क्वेश्चंस बन रहा है, एक तरीका समझिए। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाना न्यूटन के तृतीय गति नियम के उदाहरण। रॉकेट का उड़ना, घोड़ा का टांगा खींचना न्यूटन के तृतीय गति के नियम के उदाहरण है। आगे है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो ये क्या है? तो यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाहबल नहीं लग रहा हो, कोई बाहबल नहीं लग रहा हो, तो उसका संवेग नियत रहता है, टक्कर के पहले भी टक्कर के बाद भी, इसलिए वो संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। संवेग संरक्षण का नियम आधारित है न्यूटन के तृतीय नियम पर। रॉकेट उड़ता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर या न्यूटन के तृतीय नियम पर। आवेग, आवेग क्या है या इंपल्स क्या है? तो जरा समय देखिएगा। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है, तो जो बल और जो समय अंतराल होता है उसके गुणनफल को आवेग कहते हैं। तो इसीलिए आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल। आवेग एक सदिश राशि है, एसआई मात्रक बल का न्यूटन और समय अंतराल का सेकंड, न्यूटन सेकंड, यानी आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकंड। आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकंड। बाकी वन लाइनर ऑब्जेक्टिव में भी क्लियर होगा। और इसका मात्रक होगा ml 3/9। आवेग का और संवेग का जो मात्रक होता है दोनों का दोनों सेम होता है। आवेग और संवेग का मात्रक दोनों सेम होता है, सॉरी आवेग और संवेग का जो बीमा होता है जो दोनों सेम होता है। क्लियर हुआ? मात्रक तो इसका न्यूटन सेकंड होता है और उसका संवेग का हो जाता है आपका kg मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, संवेग का जो आपको बताए थे, लेकिन इसका न्यूटन सेकंड याद रहेगा। क्लियर? आप नहीं भूलिएगा, निश्चित रूप से आप नहीं भूल पाएगा। हालांकि जब इसका उस रूप में लिखिएगा तो मात्रक भी सेम ही हो जाएगा। जब तक मात्रक नहीं सेम होगा फिर बीमा कैसे सेम हो सकता है? तो क्लियर हो गया सभी का सभी। अब हम लोग आगे देखेंगे जो बचा हुआ भाग है इसका गति का, एक क्लास और चलेगा जिसमें आपका बचा हुआ है अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, बालाघूर्ण और उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण के द्वारा आपको ऐसा याद कराऊंगा कि कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का द्वितीय और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है। बड़ा कंफ्यूज होता है। अभी तक आप कई बार आंसर भी गलती मारे होंगे, लेकिन अब आंसर गलती नहीं मारिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो सबको शेयर करिए। कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।